हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 2 इम्पोर्टेंट लीगल क्वेश्चंस जो आपको 13 मार्क्स के आंसर्स के लिए स्टडी करना चाहिए। हम प्रियम्बल, स्केड्यूल्स और मार्जिनल हेडिंग्स के इंपॉर्टेंस को समझेंगे इन अ स्टैट्यूट और फिर डी के बसु केस के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। 1. Significance of the preamble, schedules and marginal headings in the interpretation of a statute। चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक प्रियम्बल, स्केड्यूल्स और मार्जिनल हेडिंग्स के बारे में। ये 3 एलिमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम स्टैट्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। इनको समझना जरूरी है क्योंकि ये स्टैट्यूट का रियल मीनिंग बताने में मदद करते हैं। प्रियम्बल। सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल क्या होता है? ये एक इंट्रोडक्शन होती है जो स्टैट्यूट के पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स को बताती है। प्रियम्बल से यूं पता चलता है कि लॉ बनते वक्त लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था। इंपॉर्टेंस प्रियम्बल से हम लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझ सकते हैं। अगर लॉ के कुछ प्रोविजंस क्लियर ना हो तो कोर्ट प्रियम्बल की मदद से ब्रॉड गोल्स समझता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी को फोकस करता है। ये गाइड करता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। मिसचीफ रूल प्रियम्बल मिसचीफ रूल को अप्लाई करने में मदद करता है। ये रूल कोर्ट को यह बताता है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये लॉ बनाया गया था। प्रियम्बल से हम ये समझ सकते हैं। लिमिटेशंस प्रियम्बल सिर्फ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। अगर स्टैट्यूट के में टेक्स्ट और प्रियम्बल के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो तो स्टैट्यूट का टेक्स्ट हाई प्रिवेल करेगा। प्रियम्बल लीगली एनफोर्सेबल नहीं होता। स्केड्यूल्स। अब बात करते हैं स्केड्यूल्स की। स्केड्यूल्स क्या होते हैं? ये एक एनेक्चर होती है जो स्टैट्यूट के साथ अटैच्ड होती है और ये डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इंपॉर्टेंस स्केड्यूल्स हेल्प करते हैं स्टैट्यूट को क्लियर और स्पेसिफिक बनाने में। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल 7 लेजिस्लेटिव पावर्स को यूनियन और स्टेट्स के बीच डिवाइड करता है। ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है जब हम लॉज को इंप्लीमेंट करते हैं। क्लैरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन स्केड्यूल्स से हम डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस और रूल्स को समझते हैं। ये लॉ को अप्लाई करने में मदद करता है। जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड में पनिशमेंट्स के लिए स्केड्यूल्स दिए गए हैं। लिमिटेशंस स्केड्यूल्स न्यू लॉ क्रिएट नहीं करते, ये सिर्फ लॉ को क्लैरिफाई करते हैं। और अगर लॉ में चेंजेस होते हैं तो स्केड्यूल्स को अमेंड किया जा सकता है। मार्जिनल हेडिंग्स। आज के टाइम में हम सभी को मार्जिनल हेडिंग्स का आइडिया होता है जो एक सेक्शन के ऊपर लिखे होते हैं। इंपॉर्टेंस मार्जिनल हेडिंग्स का काफी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ह्यूम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं कि सेक्शन किस बारे में है। जैसे आईपीसी में पनिशमेंट फॉर थेफ्ट या ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज लिखा होता है, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं कि ये सेक्शन किस चीज को कवर करेगा। असिस्टिंग इंटरप्रिटेशन। अगर सेक्शन का मीनिंग अनक्लियर हो तो मार्जिनल हेडिंग मदद करता है और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में हेल्प करता है। लिमिटेशंस मार्जिनल हेडिंग्स सिर्फ गाइड्स होते हैं लेकिन इन्हें लीगली बाइंडिंग नहीं माना जाता। इनका यूज इंटरप्रिटेशन में एज एड्स होता है। 2. डी के बसु वी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997। चलिए अब हम डी के बसु केस की तरफ बढ़ते हैं। ये केस एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कस्टोडियल टॉर्चर और डिटेनीज के राइट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ये केस आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के वायलेशन से रिलेटेड था। फैक्ट्स ऑफ द केस। पिटिशनर डी के बसु एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी के बसु ने एक पीआईएल फाइल की थी जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस कस्टडी में लोगों के साथ टॉर्चर होता है, डेथ्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। ये वायलेशंस आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अगेंस्ट था। मेन इशू था क्या कस्टोडियल टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ्स आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को वायलेट करते हैं? क्या अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पे लीगल सेफगार्ड्स है जो इन वायलेशंस को प्रिवेंट कर सके? आर्ग्यूमेंट्स। पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट। डी के बसु ने कहा कि कस्टोडियल टॉर्चर इंडिया में बहुत वाइड स्प्रेड है और ये आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। उन्होंने ये भी बोला कि कोई क्लियर लीगल सेफगार्ड्स नहीं है जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके जब वो अरेस्ट होते हैं। रिस्पोंडेंट्स आर्ग्यूमेंट। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये बोला कि पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्स यूज करना पड़ता है लेकिन टॉर्चर को जस्टिफाई नहीं किया गया। जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स और इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए कस्टोडियल टॉर्चर को वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 डिक्लेयर किया। कोर्ट ने पुलिस को मैंडेटरी गाइडलाइंस दी जो उन्हें फॉलो करनी थी। गाइडलाइंस इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी। 1. राइट टू इन्फॉर्मेशन। अरेस्टेड पर्सन को लिखित रूप में रीजंस फॉर अरेस्ट और लॉयर कंसल्टेशन की राइट दी जाए। 2. अरेस्ट मेमो। पुलिस को अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसमें अरेस्ट का टाइम, प्लेस, रीजंस और ऑफिसर्स की डिटेल्स हो। 3. मेडिकल एग्जामिनेशन। अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल चेकअप होना चाहिए जिसे टॉर्चर के साइंस चेक किए जा सके। 4. इंटीमेशन टू रिलेटिव्स। पुलिस को अरेस्ट के बारे में नियरेस्ट रिलेटिव को इन्फॉर्म करना होगा।
5 पुलिस कस्टडी रिमांड। अगर पर्सन को पुलिस कस्टडी में रखना है तो मैजिस्ट्रेट से रिमांड लेना होगा और उनको 24 आवर्स में मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 6 पुलिस अकाउंटेबिलिटी। ओनस ऑफ प्रूफ पुलिस के ऊपर होगा कि उन्होंने कोई टॉर्चर नहीं किया है। अगर एविडेंस मायल तो पुलिस ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाना होगा। 7 जुडिशियल ओवरसाइट। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि जुडिशियल ओवरसाइट होना जरूरी है ताकि गाइडलाइंस का वायलेशन ना हो। तो ये था हमारा डीके बसु केस का समरी। ये जजमेंट ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और पुलिस को अकाउंटेबिलिटी के लिए गाइडलाइंस देता है जो आज भी इंपॉर्टेंट है। हमने 7 गाइडलाइंस डिस्कस किए लेकिन टोटल 11 गाइडलाइंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इशू की थी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अपने थॉट्स। अगर आप चाहते हो कि मैं अगले वीडियो में रिमेनिंग गाइडलाइंस या मोर लैंडमार्क केसेस को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज बताइए। आपके सजेशंस हमें काफी मदद करते हैं और हम अगले वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।